अस्सलाम वालेकुम बेटा, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। एडिटोरियल्स एक्सप्लेनेशन सीरीज की एक और वीडियो जो है वो आपके सामने प्रेजेंट की जा रही है। ये जो इस वीडियो के अंदर पहला टॉपिक जो है वो किसी एडिटोरियल से नहीं लिया गया, बल्कि 14 अगस्त के पर्सपेक्टिव में कायद आज़म की एक स्पीच है जो उन्होंने पाकिस्तान की फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर डिलीवर की थी। उसको जो है वो थोड़ा सा एलेबरेट किया जाएगा। तो आपको पता ही है कि पाकिस्तान की पहली आइन साज असेंबली के जो प्रेसिडेंट थे वो कायद आज़म थे, और डिप्टी जो स्पीकर थे वो अ, मौलवी तमीज़ुद्दीन थे। अब आपने बेटा कमेंट सेक्शन में बताना है कि पहली आइन साज असेंबली बनी कब थी और इसको डिसॉल्व कब किया गया था। ये आपने साल ज़रा कमेंट सेक्शन में बताना है। अब इस स्पीच के अंदर कायद आज़म ने जिन बातों का जिक्र किया, सबसे पहले तो कायद आज़म ने अप्रिशिएट किया मुसलमानों की और अपने साथियों की उन एफर्ट को जिसकी बदौलत दो पाकिस्तान ने जो है वो पाकिस्तान ने जो है आज़ादी हासिल की, और 1947 को पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से दुनिया के नक्शे पे जो है वो उसका जो है वो ज़हूर हुआ। इसके अलावा कायद आज़म ने अपनी स्पीच के अंदर बताया कि किसी भी मुल्क की जो जिम्मेदारियां होती हैं, या किसी भी मुल्क के अंदर जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारियां होती हैं, वो होती हैं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, लोगों की जिंदगी, माल, प्रॉपर्टी, मजहबी आज़ादी का जो है वो ख्याल करना, इसको प्रोटेक्ट करना, ये किसी भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। फिर इसके बाद कायद आज़म ने बात की कि किसी भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि वो करप्शन और रिश्वत जैसे नासूर को मुल्क से जो है वो उखाड़ फेंके, और उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट मेयर्स लेने की बात की। फिर कायद आज़म ने आगे ब्लैक मार्केटिंग के बारे में बात की कि ना सिर्फ उन्होंने इसको कंडेम किया, बल्कि उन्होंने कहा कि इससे आहिनी हाथों से जो है वो लड़ना चाहिए। आगे जाकर कायद आज़म ने नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म की बात की कि गवर्नमेंट के मामलात में नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्होंने कहा कि मेरिट बेस्ड जो है वो मामला चलने चाहिए, और मेरिट ही क्राइटेरिया होना चाहिए डिसीजन मेकिंग का, या किसी भी पर्सन की जो है वो सिलेक्शन का। फिर उसके बाद कायद आज़म ने बात की कि पाकिस्तान बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स हैं बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, लेकिन अब हिंदुस्तान की तकसीम हो चुकी है और तमाम लोगों को इसकी जो है रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उन्होंने इंडिया को पैगाम दिया। कायद आज़म ने अपनी स्पीच के अंदर यूनिटी को जो है वो उसके ऊपर जोर दिया कि तमाम पाकिस्तानियों को पाकिस्तान की भलाई के लिए मिलजुल कर काम करना चाहिए, और अपने माजी के जो डिफरेंसेस थे, जो माजी की कम्युनिटी डिवीजन्स थी, एथनिक डिवीजन थी, उनको ख़त्म कर देना चाहिए। पंजाबी, सिंधी, बलोच, पठान और बंगाली की बेसिस पे अब आप यूनाइटेड होकर जो है वो पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करें। फिर कायद आज़म ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर रहने वाले तमाम शहरी बराबर हैं, चाहे आप किसी भी मजहब, कास्ट, कलर, क्रीड से ताल्लुक रखते हो, आपको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। पाकिस्तान के आइन के अंदर आर्टिकल 25, जो मौजूदा 1973 का आइन है, उसके अंदर आर्टिकल 25 इसी चीज की बात करता है। फिर कायदे आजम ने कहा कि हर किसी को विदाउट एनी इंटरफेरेंस अपनी मजहबी आज़ादी हासिल होगी पाकिस्तान में। फिर कायदे आजम ने जस्टिस की बात की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के तमाम लोगों को इंसाफ दिया जाएगा। और आखिर में उन्होंने होप की या कायद आज़म ने इस उम्मीद का इजहार किया कि हम आपस में कोऑपरेशन के साथ और डेडिकेशन के साथ जब काम करेंगे, तो उस वक्त ही पाकिस्तान दुनिया की कौमों में जो है वो दुनिया की अजीम कौमों की सफ़ों में शामिल हो सकेगा। सो ये कायद आज़म की स्पीच के जो है वो मेन पॉइंट्स थे। अब आप बताएं कि क्या हमने कायद आज़म के इन जो पॉइंट्स हैं इनके मुताबिक पाकिस्तान को चलाया है, और अगर नहीं चलाया तो उसकी क्या वजूहत है, क्यों जो है वो पाकिस्तान इन चीज़ों के ऊपर अभी तक अमल दरामद नहीं कर सका। तो उसके बाद बेटा जो नेक्स्ट एडिटोरियल है, ये नेशनल फ्लैग एंथम एंड इट्स हीरोज के नाम से जो है वो द नेशन न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है। बेसिकली इसका नाम ही बता रहा है कि ये पाकिस्तान के फ्लैग, पाकिस्तान के नेशनल एंथम और इसके जो हीरोज हैं उनके बारे में बात करेगा। इस एडिटोरियल में बात की गई है कि 1947 में दो इंडिपेंडेंट कंट्रीज जो है वो वजूद में है, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। और दोनों नेशंस जो है वो हजारों साल तक इकट्ठे रही, लेकिन ये आपस में कभी भी एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो सके, बिकॉज दोनों का रिलीजन, दोनों का कल्चर और दोनों का लाइफ को लेके जो फिलोसफीज हैं वो मुख्तलिफ हैं। तो इसी डिवीजन ने जो है वो फिर अल्टीमेटली 1947 में जो है वो पाकिस्तान बना के हमें दिया।
पाकिस्तान का जो डे ऑफ इंडिपेंडेंस है ये 14 अगस्त 1947 को या 14 अगस्त को मनाया जाता है, और इंडिया का इंडिपेंडेंस डे जो है वो 15 अगस्त को मनाया जाता है। अब पाकिस्तान का जो नेशनल फ्लैग है ये पाकिस्तान की पहली आइनसाज असेंबली में 11 अगस्त 1947 को जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया, और इसे पाकिस्तान के जो पहले वजीर आजम है लियाकत अली खान, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। इस फ्लैग को जो है वो ऑफिशियली लहराया गया 14 अगस्त 1947 को। और पाकिस्तान के जो फ्लैग को डिज़ाइन किया गया वो सैयद अमीरुद्दीन किदवाई ने जो है वो डिज़ाइन किया। और ये अमीरुद्दीन किदवाई बाय प्रोफेशन कौन थे, ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। इन्होंने ही मुस्लिम लीग का फ्लैग भी डिज़ाइन किया था। और पाकिस्तान के जो फ्लैग को स्टिच किया तो ये दो टेलर भाई थे, मास्टर अफजल हुसैन और उनके छोटे भाई मास्टर अल्ताफ हुसैन। इन दोनों ने जो है वो मिलके इस परचम को स्टिच किया था। और इसी वजह से मास्टर अफजल हुसैन जो कि बड़े भाई थे, उनको बाबा परचम का नाम भी जो है वो दिया गया, जिसे इंग्लिश में फादर ऑफ फ्लैग कहा जाता है। पाकिस्तान का नाम जो कि चौधरी रहमत अली ने 1933 में नाउ और नेवर अपना जो पम्फलेट है उसके अंदर पब्लिश किया था, उसके अंदर जो है वो सजेस्ट किया था, सॉरी। और यही नाम जो है वो आज हमारी आइडेंटिटी है। अगर हम बात करें इंडिया के नेशनल फ्लैग की, तो इंडिया ने अपना नेशनल फ्लैग 22 जुलाई 1947 को जो है वो अनवेल किया था। और इसको डिज़ाइन किया था पिंगाली वेंकैया, जो कि एक फ्रीडम फाइटर और यूनिवर्सिटी के लेक्चरर थे। उन्होंने जो है वो इसको 1921 में डिज़ाइन किया था। ओरिजिनली इस फ्लैग के अंदर दो कलर थे, रेड और येलो, और दरमियान में जो है वो लोटस था। और कुछ टाइम के बाद इसको चेंज किया गया और इसके अंदर जो है वो वाइट कलर को भी ऐड किया गया, और दरमियान में जो है वो चरखा स्पिनिंग व्हील जो है वो लगा दिया गया। फिर पार्टीशन के बाद इस जो स्पिनिंग व्हील था इसको चेंज करके यहाँ पर जो है वो अशोक चक्र जो है वो लगा दिया गया। और वही जो है वो अब इंडिया का जो है वो आइकॉनिक सिंबल भी कंसीडर किया जाता है। अब ये जो पाकिस्तान का जो नेशनल फ्लैग है, इसके जो रंग है और ये किस किस चीज को जो है वो रिप्रेजेंट करता है, ये हम लोग जरा देख लेते हैं। पाकिस्तान के नेशनल फ्लैग के अंदर हमें दो कलर नजर आते हैं, ग्रीन और वाइट। ग्रीन कलर जो है बेसिकली ये शो करता है मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन को, और जबकि जो वाइट कलर जो कि लेफ्ट साइड पे है, ये शो करता है माइनॉरिटीज को और इस कमिटमेंट को कि आपने माइनॉरिटीज के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। माइनॉरिटीज में यहाँ पे हिंदूज, सिख्स, क्रिश्चियंस, जो भी लोग यहाँ पे माइनॉरिटी ग्रुप के अंदर जो लोग कंसीडर इसके अंदर किए जाते हैं, वो सारे के सारे जो है वो इसके अंदर शामिल होंगे। अब इसमें जो आपका क्रीसेंट है, बेसिकली ये प्रोग्रेस को शो करता है। ये जो चांद बना हुआ है ये प्रोग्रेस को शो करता है, और 5 पॉइंटेड स्टार लाइट एंड नॉलेज को शो करता है, एंड आल्सो सिंबलाइजेस द 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम। अब ये जो ओवरऑल अगर हम इस फ्लैग की बात करें तो ये पाकिस्तान की इस्लाम के साथ डेडिकेशन को जो है वो शो करता है, और इस मुल्क के अंदर रहने वाले मुसलमानों के जो मजहबी राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने की जो है वो बात करता है। अब ये जो हमारा फ्लैग है इसकी इंस्पायरेशन क्या है? इसकी इंस्पायरेशन है, वैसे तो ये मुस्लिम लीग का फ्लैग था और मुस्लिम लीग का फ्लैग ही फिर आगे पाकिस्तान का फ्लैग बना, लेकिन अगर हम इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे देखें तो ये ऑटोमन एम्पायर का जो फ्लैग है उससे जो है वो इंस्पायर्ड है। और ऑटोमन एम्पायर आपको पता ही है कि इस्लामिक हिस्ट्री में एक बड़ा ही जो है वो मेजर जो है वो एक एम्पायर रह चुका है। तो हमारा जो फ्लैग है ये वहां से जो है वो इंस्पायर होके हमने डिजाइन किया है। अब बच्चे इम्पोर्टेंस क्या है नेशनल एंथम की? देखिए, किसी भी मुल्क की जो नेशनल आइडेंटिटी होती है उसमें नेशनल एंथम जो है वो एक कलीदी किरदार अदा करता है। और विदाउट नेशनल एंथम आपकी आइडेंटिटी जो है वो इनकम्प्लीट होती है। पाकिस्तान का नेशनल एंथम हफीज जालंधरी, जिन्हें अबू अल असर भी कहा जाता है, उन्होंने जो है वो 1952 में लिखा था। और इसका जो म्यूजिक है वो अहमद जी चागला ने 1949 में जो है वो कंपोज किया था। ये फ्लैग जो है वो इसको बकायदा तौर से नेशनल एंथम को जो है वो बाकायदा तौर से एक्सेप्ट किया गया 1954 में। तो ये जो नेशनल एंथम होता है और फ्लैग होता है ये डीपली कनेक्टेड होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जब कोई मैच खेलने जाती है या कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट होता है, तो वहां पर मैच स्टार्ट नहीं होता जब तक आपका जो है वो नेशनल एंथम जो है वो प्रेजेंट ना किया जाए, और नेशनल एंथम के साथ आपका नेशनल फ्लैग भी जो है वो उसको लहराया जाता है। तो ये एक प्राइड मोमेंट होता है, और ये शो कराता है कि ये आपकी मैं आपका फ्लैग और आपका नेशनल एंथम
ये दोनों ही आपकी नेशनल आइडेंटिटी को जो है वो रिप्रेजेंट करते होते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है इसकी? सिग्निफिकेंस, जब कोई मुल्क आज़ादी हासिल करता है तो पहली चीज जो उसे बनानी होती है वो अपना नेशनल फ्लैग, अपना नेशनल एंथम और अपना एक नाम रखना होता है। और इस इन्हीं सिंबल से जो है वो पता चलता है कि कोई मुल्क जो है वो आज़ाद है। और बेसिकली जो फ्लैग होता है वो फ्रीडम का सिंबल होता है। और विदाउट एनी फ्लैग किसी भी मुल्क की आज़ादी, किसी भी मुल्क की आइडेंटिटी जो है वो उसको इनकम्प्लीट कंसीडर किया जाता है। ठीक है। और जब आपका फ्लैग बन जाता है तो फिर तमाम लोग अपने आप को उसके साथ जो है वो अफिलिएट कर देते हैं। और अफिलिएट करने के बाद कोशिश करते हैं कि अपने मुल्क का झंडा जो है वो उसको ऊंचे से ऊंचा रखें। जब जब बेटा कोई मुल्क बन जाता है, कोई मुल्क आज़ाद हो जाता है, तो फिर उस मुल्क की हुकूमत की जिम्मेदारी क्या होती है? उस मुल्क की हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि वो वहाँ के लोगों को बेसिक राइट दें, राइट ऑफ नेशनैलिटी, कि वो नेशनल अपने मुल्क का नाम इस्तेमाल कर सके, अपने आप को पाकिस्तानी कह सकें, अपने मजहब को आज़ादाना तरीके से जो है वो फॉलो कर सकें, तालीम हासिल कर सकें, वोट डाल सकें। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। इसी तरह हमारी आर्म फोर्सेस में भी इसकी जो है वो एक अहमियत है। नेशनल फ्लैग जो है वो आर्म फोर्सेस के अंदर लॉयल्टी और डिटर्मिनेशन का जो है वो सिंबल कंसिडर किया जाता है। और इसी से इंस्पायर होके जो किसी भी मुल्क की जो अफवाज होती हैं वो अपने मुल्क को डिफेंड करती हैं। और अगर कोई सोल्जर अपनी जान कुर्बान करता है तो वो इसी मुल्क, इसी फ्लैग की अजमत के लिए, इसी फ्लैग को जो है वो ऊंचा रखने के लिए जो है वो अपनी जान कुर्बान करता है। और यही लोग जो है वो सही मायनों में कौम के हीरोज होते हैं। जब कोई फौजी शहीद होता है तो उसको नेशनल फ्लैग के अंदर जो है वो रैप करके उसके कॉफिन को जो है वो उसे दफन किया जाता है। और उसकी स्टोरी और ये बेसिकली एक अगेन ये शो कराता है। और बच्चे, ये जो किसी भी फौजी को या किसी भी शहीद को नेशनल फ्लैग में उसके कॉफिन को नेशनल फ्लैग में रैप करके दफन किया जाता है, तो ये शो कराता है कि नेशनल फ्लैग की क्या इंपॉर्टेंस है। और इससे ये पैगाम जाता है कि इसी मुल्क, इसी फ्लैग को जो है वो दुनिया में ऊंचा रखने के लिए, इसकी, इस मुल्क की फ्रीडम को इंटैक्ट रखने के लिए जो है वो इन लोगों ने अपनी जो है वो कुर्बानियां दी हैं। और फिर यही लोग जो है वो मुल्क के हीरोज हीरोज जो है वो डिक्लेयर होते हैं। तो ये बच्चे इस एडिटोरियल के अंदर जो है वो बात की गई है। इसके बाद बेटा जो हमारा नेक्स्ट एडिटोरियल है वो हसीनाज ब्लेमिश्ड लेगेसी द नेशन न्यूज़पेपर में जो है वो इस टाइटल के साथ पब्लिश हुआ है। और बेसिकली नाम ही बता रहा है कि जो कि हसीना वाजिद के जो कंट्रोवर्शियल रोल, लीडरशिप जो है उनकी बांग्लादेश में, उसके बारे में बात करेगा। तो शेख हसीना वाजिद, उनके बारे में आपको पता ही है कि शेख मुजीबुर रहमान जो कि बांग्लादेश के फाउंडिंग लीडर हैं, उनकी बेटी थी। और इनके दौर में बांग्लादेश ने काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ भी हासिल की। और कंट्री की एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई, इकॉनमी बड़ी इंप्रूव हुई और बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियां जो है वो बेहतर भी हुई। और इसी अचीवमेंट्स की वजह से जो है वो बांग्लादेश साउथ एशिया के अंदर एक एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक प्लेयर के तौर पे जो है वो सामने आया है। लेकिन वक्त के साथ साथ जो है वो हसीना की जो लीडरशिप है उससे क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। और जिसकी वजह से इसकी हुकूमत, और कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिनकी वजह से इनकी हुकूमत को जो है वो आखिरकार इसी तरीके से, जिस तरीके से आपने देखा, हुकूमत का खात्मा हुआ। तो वो इवेंट्स कौन से हैं जिनकी वजह से इनकी हुकूमत का खात्मा, वो हम ज़रा यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहला जो इवेंट है वो बेटा है इनका, कि इन्होंने डेमोक्रेसी को इग्नोर किया है। देखिए, शेख हसीना वाजिद ने जब अपनी हुकूमत स्टार्ट की थी तो उन्होंने कहा था कि या उन्होंने वादा किया था कि वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के हिसाब से हुकूमत चलेंगे, जहां पर हर किसी की वॉइस को रिस्पेक्ट दी जाएगी और अपोजिशन पार्टीज जो है वो गवर्नेंस के अंदर अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। लेकिन इनके कॉन्ट्ररी इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपोजिशन पार्टीज को साइड लाइन लगाना शुरू कर दिया और कोशिश की कि अवामी लीग के अलावा कोई और पार्टी बांग्लादेश में एग्जिस्ट ही ना करे। और इसी वजह से वहां पर इनके खिलाफ जो है वो सेंटिमेंट्स ज्यादा जो है वो हाई होना शुरू हो गए। फिर इसके बाद इन्होंने मीडिया को भी कंट्रोल किया। मीडिया पे एक खास नैरेटिव जो सिर्फ शेख हसीना वाजिद और इनकी अवामी लीग को सूट सूट करता था,
उसी को चलाया जाने लगा, बाकी तमाम किस्म की जो है वो नैरेटिव्स को ब्लॉक करना शुरू कर दिया गया। मीडिया के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाएँगे, जर्नलिस्ट को और क्रिटिक्स को जो है वो साइलेंस कर दिया गया। इंटरनेट जो है वो फ्रीक्वेंटली शट डाउन हो गया ताकि लोग जो है वो अपनी बात जो है वो उसका इज़हार ना कर सकें। जिसकी वजह से इनकी जो लीडरशिप थी वो अथॉरिटेरियन लगना शुरू हो गई। मतलब डिक्टेटरशिप का जो है वो एक टच जो है वो उसमें नज़र आने लग गया। और आइडियली ये खुद भी जो है वो डिक्टेटरशिप के मुखालिफ थीं। और लेकिन खुद भी इनका रूल जो है बाद में जाकर, जैसे मैंने बताया, एक अथॉरिटेरियन ही हो गया था। उसके बाद दूसरी चीज़ जो इनके डाउनफॉल की वजह बनी, वो थी बेटा इनका कोटा सिस्टम को डिफेंड करना। अब ये बांग्लादेश का कोटा सिस्टम क्या है? जब बांग्लादेश ने इंडिपेंडेंस हासिल की 1971 में, उसके बाद 1972 में शेख मुजीबुर रहमान ने उन लोगों को जिन्होंने बांग्लादेश की आज़ादी में अपना रोल प्ले किया, उनके लिए जो है वो गवर्नमेंट सर्विसेज में कोटा जो है वो इंट्रोड्यूस किया। अब वो कोटा 56% अप्रॉक्सिमेटली बनता है और 44% जो है वो मेरिट बेस्ड जो है वो एलोकेशन होगी। अब जैसे ये आपको पिक्चर में भी नज़र आ रहा है कि 30% कोटा जो है वो उन लोगों के लिए जिन्होंने आज़ादी की जंग लड़ी, 10% बैकवर्ड एरियाज़ के लिए, 10% कोटा ख़वातीन के लिए, 5% माइनॉरिटीज़ के लिए और 1% जो है वो फिज़िकली चैलेंज्ड लोगों के लिए। मतलब इतनी सारी सीट्स अगर आप कोटा पे दे देंगे तो जो बाकी मेरिट बेस्ड लोग हैं, उनका क्या होगा? और अनएम्प्लॉयमेंट वैसे बहुत ज़्यादा बांग्लादेश में बढ़ती जा रही थी। तो इस चीज़ को देखते हुए स्टूडेंट्स ने वहाँ पर एहतजाज करना शुरू कर दिया। अब डिस्पाइट द फैक्ट कि या इनको चाहिए था कि स्टूडेंट्स के कंसर्न्स को एड्रेस करती, इन्होंने जो है वो ये जो कोटा सिस्टम है इसको अबॉलिश करने से इनकार कर दिया। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगा कि ये जो है वो उनके साथ अनफेयर है। और इसके बाद जो है वो फिर पूरे बांग्लादेश के अंदर आपने देखा कि एहतजाज शुरू हो गए। और एहतजाज शुरू हुए तो उस एहतजाज को रोकने के लिए इन्होंने वायलेंस का जो है वो सहारा लिया। अब इनको चाहिए था स्टूडेंट्स के कंसर्न्स को सुनते और उनको एड्रेस करने की कोशिश करते, इन्होंने जो है वो उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की। स्टेट सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है वो ये जिम्मेदारी दे दी गई कि उन्होंने जो है वो हर किस्म के प्रोटेस्ट को रोकना है और हर किस्म के प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश करना है। और इसी कोशिश में जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स मारे गए और बहुत सारे जो है वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो है वो स्टूडेंट्स के साथ देखने को मिली। और यही जो स्टूडेंट्स के साथ इन्होंने किया और ये जो आवाज़ों को दबाए जाने की कोशिश की जाने लगी, ये ही डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स की जो है वो खिलाफ वर्जी थी। और यहीं से जो है वो शेख हसीना वाजिद का डाउनफॉल जो है वो शुरू हुआ और अल्टीमेटली उन्हें ये मुल्क छोड़ के अपना बांग्लादेश जाना पड़ा और पहले वो इंडिया गए और फिर बाद में जो है वो आगे की तरफ मूव की। तो अगर हम इसको कंक्लूड करें तो पता चलता है कि शेख हसीना वाजिद के डाउनफॉल में 3-4 फैक्टर्स जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक, उनका स्टूडेंट्स के एड्रेस को जो है वो जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस ना करना। दूसरा, स्टूडेंट्स की डिमांड के खिलाफ जो होने वाले प्रोटेस्ट है उसके ऊपर फोर्स का इस्तेमाल करना। तीसरा, जो या इसको क्या कहते हैं, अपोजिशन पार्टीज को साइड लाइन लगाना, मीडिया के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाना, इंटरनेट की बंदिश करना, ये तमाम फैक्टर्स कलेक्टिवली मिलके हसीना वाजिद के डाउनफॉल की वजह बने। तो ये बच्चे इस एडिटोरियल के अंदर बात की गई थी।